Hello students. So welcome to our next lecture of surface chemistry जिसमें हम पढ़ने वाले हैं Langmuir adsorption isotherms। इससे पहले हमने फ्रुंडलिच के बारे में पढ़ा जिसमें हमने x/m को प्रेशर के साथ प्लॉट किया था और उस कर्व के बारे में पढ़ा था जो कि लो प्रेशर रेंज में एक स्ट्रेट लाइन कर्व था। इंटरमीडिएट प्रेशर में एक पॉलिनोमियल फंक्शन था जो कि प्रेशर टू द पावर 1/n था और जो हाई प्रेशर रेंज में वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट था, मतलब वो स्ट्रेट लाइन था क्योंकि प्रेशर जब हमने बहुत हाई कर दिया था तो उस समय क्या हुआ था, एक्चुअली में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हो गए थे। तो मतलब वहां पे सरफेस पे एड्सॉर्प्शन कुछ दिख नहीं रहा था, हो नहीं रहा था। जिस हिसाब से एड्सॉर्प्शन हो रहा था उस हिसाब से डिसॉर्प्शन हो रहा था। आज हम बात करेंगे लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की। इसको पढ़ने से पहले एक अजम्पशन हमें मानना पड़ेगा। जो अजम्पशन हमें मानना पड़ेगा वो अजम्पशन क्या है कि जो एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एडसॉर्बेट आके लगेगा, एडसॉर्बेंट के सरफेस पे जो एडसॉर्बेट आके लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर फॉर्म करेगा। क्या होगा? मोनोलेयर फॉर्म करेगा। मोनोलेयर फॉर्मेशन होगा ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। बाय एडसॉर्बेट, ठीक है। मोनोलेयर फॉर्म करेगा, बस इतनी चीज हमें देखना है। और मोनोलेयर की प्रोबेबिलिटी क्यों आ रही है? अगर आता जाएगा लगता जाएगा तो लेयर्स बढ़ सकती हैं, लेकिन मोनोलेयर की बात कब आएगी? जब आगे एक चीज स्टिक हो और साइमल्टेनियसली वो चीज बाहर भी निकलती रहे सरफेस पे, तो बात होगी। चलो इसको थोड़ा डिटेल्ड वे में देख लेते हैं एक बार। अपने पास क्या है, ध्यान से देखना। ये है अपने पास एडसॉर्बेंट। क्या है? एडसॉर्बेंट। ओके। अब एडसॉर्बेंट के कुछ सरफेस को मैं हाईलाइट करूंगा। ये हमारे पास सरफेस है या साइड्स है, ये हमारे पास साइड्स हैं जहां पे क्या आएगा, जहां पे ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है बच्चों? गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे एडसॉर्बेट है। ये आएंगे और यहां पे लगेंगे। यहां पे लगेंगे मतलब यहां फिल हो जाएंगे, ये साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। अगर ये साइट ऑक्यूपाई करते गए तो लेयर बाय लेयर फॉर्म होना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा? ये डिसॉर्प्शन फिनोमेना भी होगा, डिसॉर्प्शन भी होगा। तो मतलब एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है, एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। ओके, ये चीज क्या चल रही है? साइमल्टेनियसली। ये मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिया है, मतलब साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें चल रही हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये जितनी ये साइड्स दिख रही हैं, कितनी अवेलेबल साइड्स होंगी सरफेस पे, उसको मैंने बोल दिया कि वो n साइड्स अवेलेबल है। n साइड्स आर अवेलेबल, n साइड्स अवेलेबल है जहां पर वेयर एडसॉर्प्शन कैन टेक प्लेस, वेयर एडसॉर्प्शन कैन अकर, मतलब n साइड्स अवेलेबल है, ठीक है। कैपिटल N साइड्स अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इतनी चीज हमने सोच ली क्योंकि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी अभी देनी पड़ेगी और इसमें अभी हमें लैंगमुइर आइसोथर्म को डिराइव करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ये जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी है टोटल? n साइड्स हैं। ये यहां पे मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल आएगा, लग जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्ब हो जाएगा। साइमल्टेनियसली कुछ जगह डिसॉर्ब भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक मोनोलेयर फॉर्म कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? n। ओके, तो भाई बात करते हैं सबसे पहले एडसॉर्प्शन की। किसकी? एडसॉर्प्शन की। दोनों फिनोमेना चल रहे हैं। एडसॉर्प्शन की बात करते हैं पहले। तो एडसॉर्प्शन की अगर बात करें तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं। ROA मतलब रेट ऑफ एडसॉर्प्शन। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? पहली चीज जिस पे वो डिपेंड करेगा, किस पे? प्रेशर पे करेगा। प्रेशर पे करेगा। प्रेशर मतलब मैंने जितना ज्यादा बढ़ा देना है
जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा गैस मॉलिक्यूल्स पे उतने ही ज्यादा वो पास आएंगे। तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, एक लिमिट के बाद बहुत हाई प्रेशर पे क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। प्रेशर बढ़ाने पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा। पहली चीज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और कब बढ़ेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ अवेलेबल जो साइट्स है, जितनी साइट्स अवेलेबल है जहां पे मॉलिक्यूल्स आके लग सकता है वो हो उतनी, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट्स। अवेलेबल साइट्स, अब भाई अवेलेबल साइट्स निकाले कैसे, अवेलेबल साइट्स निकाले कैसे, कितनी साइट्स अवेलेबल है मॉलिक्यूल जहां पे आए और एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा बच्चों, एक नया वेरिएबल है, उसको बोलेंगे हम थीटा। थीटा एक वेरिएबल है। अब ये एक्चुअली थीटा होता क्या है, थीटा एक रेशियो होता है, थीटा एक रेशियो होता है जो हमें क्या बताता है, कितने साइट्स हैं जो ऑक्यूपाई हो गए हैं, कितने साइट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइट्स। सो इट्स द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स डिवाइड बाय टोटल साइट्स। ऑक्यूपाइड साइट्स मतलब जो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ठीक है। टोटल साइट्स कितनी थी, मैंने क्या बोला बच्चों, n नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल है, मतलब टोटल तो n ही है ना, जो टोटल n है उसमें से कुछ में आके लगा, कुछ खाली है, या कुछ में डिसऑर्प्शन हो रहा है, वो अलग बात है। टोटल साइट्स कितनी है, n, तो ऑक्यूपाइड साइट्स निकल आएंगी बच्चों। ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी आ जाएंगी, ऑक्यूपाइड साइट्स डिवाइड बाय n इज इक्वल टू थीटा, तो ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी आ गई, n थीटा। ऑक्यूपाइड साइट्स कितनी आ गई, n थीटा, ठीक है, n थीटा निकल आई, n थीटा। ये साइट्स कौन सी हैं, जो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, जो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, लेकिन हमें चाहिए कौन सी, जो अवेलेबल है, अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं हुई है, अनऑक्यूपाइड साइट जो अभी अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो कैसे निकलेंगी, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, टोटल में से माइनस कर दे ऑक्यूपाइड साइट्स, तो वही बचेंगी जो खाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनऑक्यूपाइड साइट्स अगर मेरे को निकालनी है, अवेलेबल साइट्स, मतलब हुआ n टोटल माइनस ऑक्यूपाइड, n थीटा, ठीक है। n अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा, तो इसको दूसरे और अच्छे टर्मिनोलॉजी में लिखूं, n 1 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को मैं अगर पूरा एक स्टेटमेंट में लिखूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू n 1 माइनस थीटा। अगर मैं कांस्टेंट मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहा हूं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट Ka इंटू P इंटू n 1 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इतनी चीज क्लियर हो गई, इतनी चीज क्लियर हो गई, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। ये क्या है, एड्सॉर्प्शन की बात करी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन एक तो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन का रेट बढ़ रहा है, और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जितनी अवेलेबल स्पेसेस है जहां मॉलिक्यूल आ सकते हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके लिए हमने एक थीटा वेरिएबल लिया, जो थीटा एक्चुअली होता क्या है, ये थीटा को हम कनेक्ट किससे कर सकते हैं, फ्रुंडलिच वाले से। एक्चुअली ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या, ऑक्यूपाइड साइट्स मतलब जहां पे एड्सॉर्बेट आके चिपका, ऑक्यूपाइड साइट मतलब जहां पे एड्सॉर्बेट आके चिपका, ठीक है, और टोटल साइट मतलब पूरी एड्सॉर्बेंट की, क्योंकि एड्सॉर्बेंट पे ही तो एड्सॉर्बेट आता है। तो एक तरीके से ये हमारा रेशियो कहीं ना कहीं x/m का रेशियो ही तो है जो फ्रुंडलिच में था। यही तो हमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही तो बता रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही तो बता रहा है, कितने साइड में आके मॉलिक्यूल्स चिपक गए, एड्सॉर्ब हो गए अपॉन टोटल में, यही तो हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है x/m। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये x/m ही है, x/m ही लिखा हुआ है ये, लेकिन ये लैंगमैन ने अपने तरीके से दिया था तो इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन लॉजिक जो हमें पता है वो उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है ना, उस हिसाब से इतनी चीज समझ में आ गई ना। ओके, ये बात की हमने एड्सॉर्प्शन की, अब हम बात करेंगे डिसऑर्प्शन की, अब हम बात करेंगे डिसऑर्प्शन की। डिसऑर्प्शन क्या होता है बच्चों, उल्टा एड्सॉर्प्शन का, मॉलिक्यूल्स जो बाहर जाएंगे। अब रेट ऑफ डिसऑर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा,
रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा? डिसॉर्प्शन मतलब यहां से जो मॉलिक्यूल थे गैस के वो बाहर जा रहे हैं, डिसॉर्ब हो रहे हैं, सरफेस से हट के बाहर निकल रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा जितने साइट्स ऑक्यूपाइड हैं उसी पे। तो क्योंकि ये जाएंगे कहां से? जहां पे लगे हुए हैं वहीं से तो जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल लगे हुए हैं वहीं से तो जाएंगे। तो जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल जहां पे लगे हुए हैं, जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड है उसी से तो ये मतलब उसी पे तो डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन डिपेंड करेगा ऑक्यूपाइड साइट्स पे, ऑक्यूपाइड साइट्स पे डिपेंड करेगा। और ऑक्यूपाइड साइट्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए, क्या है? एन थीटा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख दें? एन थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या हो जाएगा बच्चों? KB इंटू एन थीटा। इतनी चीज बोलो क्लियर हुई? ये सेकेंड इक्वेशन है अपनी, इतनी चीज क्लियर हुई। ये Ka और Kb क्या है? दो कांस्टेंट है। Ka किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पे। और Kb किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट पे। ये दोनों चीजें हमें कहीं ना कहीं नोन होती हैं। कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट की वैल्यूज हमेशा दी जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा दी जाएगी। इतनी चीज बच्चों क्लियर हुई? इतनी चीज क्लियर हुई कि क्या हो रहा था भाई, हमारे पास एडसॉर्बेंट था, उसका सरफेस था, उस पर कितनी टोटल नंबर ऑफ साइट्स n थी, जिसमें से क्या हो रहा है? एडसॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। एडसॉर्प्शन की बात करें तो उसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो प्रेशर पे, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? अवेलेबल साइट्स पे। अवेलेबल साइट्स को निकालने के लिए हमने एक थीटा इंट्रोड्यूस किया, वेरिएबल थीटा होता क्या एक्चुअली? ऑक्यूपाइड साइट्स अपॉन टोटल साइट्स। उससे हमने ऑक्यूपाइड साइट्स निकाल ली और हमने फिर अवेलेबल साइट्स क्या हो जाएंगी? टोटल माइनस ऑक्यूपाइड। उससे हमने ये इक्वेशन निकाली। डिसऑर्प्शन की बात करें तो वो ऑक्यूपाइड साइट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उससे हमने ये निकाला। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आ गई। चाहो तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको रब करूंगा, इसके बाद आगे की डेरिवेशन पूरी करता हूं। 3 2 1 गो। ओके, तो मैं इसमें चीजें जो रब करूंगा, इक्वेशन 2 को छोड़ के सब कुछ रब कर दूंगा, क्योंकि यही हमारे अभी काम आने वाली है। ओह, ये गलती से रब हो गई, चलो कोई नहीं, लिख लेंगे इसको दोबारा। तो हमारे पास क्या है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? Ka इंटू P इंटू N ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा, और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या है? Kb इंटू एन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों भी रब कर दे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? मोनोलेयर की बात करें, इक्विलिब्रियम पे दोनों के रेट क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी वो मोनोलेयर। बात करें तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या होगा? इक्वल होगा। तो Ka इंटू P N 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू Kb इंटू एन थीटा। यहां से n और यहां से n मैंने काट दिया, n से n काट दिया। Ka अपॉन Kb, Kb को मैं यहां डिनोमिनेटर में ले आया, इंटू P इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये Ka अपॉन Kb को मैं एक और कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। Ka अपॉन Kb को मैं एक नए कांस्टेंट K से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो ये K कैपिटल, P इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे का मैं यहां कर रहा हूं, वहां पे थोड़ा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूं? 1 माइनस थीटा को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? Kp 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो Kp माइनस Kp थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो Kp इज इक्वल टू थीटा प्लस Kp थीटा। थीटा कॉमन लेना है मेरे को, थीटा की ही मेन वैल्यू चाहिए। थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस Kp। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? Kp अपॉन 1 प्लस Kp। Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ये आ गया हमारे पास थीटा की वैल्यू। अब ये एक्चुअली ये हमारी मेन डेरिवेशन प्रूफ हो गई है। बहुत सारी बुक्स में इस तरीके से डेरिवेशन मिलेगी, बहुत सारी में अलग से मिलेगी। और थीटा हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ये क्या होता है बेटा? एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन।
ये x बाई एम से हम कंपेयर कर रहे थे, ये x बाई एम से हम कंपेयर कर रहे थे। और ये जो kp है, ये kp k इंटू पी है, ये kp वाला ये p इसका ये नहीं है, ये k इंटू पी है। वो देखने में थोड़ा लग रहा है, ये इंटू प्रेशर है, हर जगह kp बड़ा है, ठीक है, k इंटू पी है, ठीक है। अब ये जो k है कुछ बुक्स में आपको कैसा मिलेगा, कुछ बुक्स में कुछ जगह आपको ऐसा मिलेगा AP अपॉन 1 प्लस BP, ये भी मिलता है थीटा की टर्म्स में। कुछ नहीं है, ये k और ये जो k, ये दोनों k हैं, ये कांस्टेंट है। और ये किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, ये ऊपर वाला जो k है, ये जो k है और ये जो k है, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं हमारे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जो a और b जो में दिख रहे हैं ये कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी सप्लाई होती है, हमें ऑलरेडी मिलती है। तो एक ये भी इक्वेशन लिख सकते हो। तो चाहो तो एक बार इसको ढंग से कॉपी कर लो, एक बार देख लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें क्या है, कुछ जगह यहां पे KA और KB दिया होता है, वही बात है, A और B मैंने डायरेक्ट लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसको स्ट्रेट अवे रेशियो से किया है। तो मतलब इन दोनों का रेशियो आया है, यहाँ पे KA और KB का रेशियो क्या आया है, ठीक है। तो ये K किस किस पे चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये K डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो नेचर अपना एडजॉर्बेट पे और दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे। एक नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे, दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये बिल्कुल बेसिक सी थी जो मैंने डिराइव करी, ये भी मिलेगी। ये A और B दोनों कांस्टेंट होंगे और उन कांस्टेंट की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ही दी होगी, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में ही दी होंगी। तो ये हमारे लैंगमर ने किया, ये हमारे लैंगमर के आइसोथर्म था, लैंगमर का आइसोथर्म था। तो ये उसकी फाइनल इक्वेशन ये आई, इसकी फाइनल इक्वेशन ये आई। अब इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होंगे जो हमें कुछ ग्राफ से अभी सॉल्व करने होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके ग्राफ से हमें क्या चीज़, मतलब स्लोप क्या होता है, इस पे हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। हम एक इक्वेशन उठाएंगे, थीटा को भी हम जैसे मैंने बोला x बाई एम से सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब x बाई एम डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये x बाई एम इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, इस तरीके से हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन उठाया करेंगे और इससे हम सॉल्व करेंगे आगे अपने ग्राफिकल मेथड्स। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो।